पिछले वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 15.2 के 9 से लेकर 18 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 19 से 25th लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कारपेंटर हैज 90, 80 and 50 running feet respectively of teak wood, plywood and rosewood which is used to product ए एंड प्रोडक्ट बी। तो ए और बी प्रोडक्ट बनाता है। तो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन देख लो कि फॉर्मुलेट द अबव एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट क्लियरली इंडिकेटिंग क्लियरली द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ। तो मैक्सिमाइज करना है, इसके पहले वाली लाइन में है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो हमें मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को। तो उसके बेस पे हम अपने डिसीजन वेरिएबल, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे डिसीजन वेरिएबल को लेते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वो करेंगे। तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। वो कारपेंटर दो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो अगर मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है तो दैट मीन्स कि ए प्रोडक्ट कितने में सेल होगा और बी कितने पे उसका सेल प्राइस होगा, वो देखते हैं। तो फोर्थ लाइन में है, इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड फॉर 48 पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी इज सोल्ड फॉर 40 पर यूनिट, यानी प्रोडक्ट ए का एक यूनिट सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 48 और प्रोडक्ट बी का एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज। तो कितने यूनिट्स चाहिए उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम रेवेन्यू निकालेंगे। तो एज्यूम क्या करना है, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के सपोज x यूनिट्स बनाने हैं और प्रोडक्ट बी के सपोज y यूनिट्स बनाने हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू फंक्शन है, एक यूनिट के ए के 48 रुपीज का प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, कि रेवेन्यू होता है, सेलिंग प्राइस 48 रुपीज है। तो x यूनिट्स का रेवेन्यू प्राइस कितना होगा, 48x प्लस बी की एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज, तो y यूनिट्स का सेलिंग प्राइस होगा 40y। तो ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कुछ लिमिटेशंस होते हैं हर एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के या ट्रेडर के, जिसके अंदर रह के उसको अपने प्रॉफिट को या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट को। तो वो क्या कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें क्वेश्चन के अंदर पता चलेंगे। तो कारपेंटर के पास 90, 80 और 50 रनिंग फीट हैं, टीकवुड के और प्लाईवुड के, रोजवुड के, इससे ज्यादा नहीं है। तो जिससे वो प्रोडक्ट बनाता है ए और बी। Each unit of product A requires 2, 1 and 1 running feet and each unit of product B requires 1, 2 and 1 running feet of teakwood, plywood and rosewood respectively। तो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में उसको 2 यूनिट लगते हैं टीकवुड के, एक यूनिट लगता है प्लाईवुड का और एक यूनिट लगता है रोजवुड का, एक यूनिट को बनाने में। तो हमें ए प्रोडक्ट के x यूनिट बनाने हैं तो 2x, 1x, 1x यूनिट चाहिए, प्लाईवुड के फीट चाहिए, टीकवुड के 2x, 1x और 1x फीट चाहिए प्रोडक्ट ए को x यूनिट बनाने के लिए। अब प्रोडक्ट बी के y यूनिट्स बनाने हैं हमें। तो प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में उसको एक यूनिट, 2 यूनिट और एक रनिंग फीट ऑफ टीकवुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड लगता है। तो टीकवुड का लगता है एक यूनिट, तो प्लस 1 और y यूनिट बनाने के लिए 1 इंटू वाई, वाई या फिर 1y या y, देख लो एक ही बात है। 2 फीट लगते हैं उसके प्लाईवुड के एक यूनिट के लिए, तो y यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, 2y। सिमिलरली रोजवुड का एक रनिंग फीट लगता है बी को,
तो y यूनिट्स बनाने के लिए 1y, इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि 1y xy एक ही चीज है। x में x का कोफिशिएंट 1 ही होता है। तो हमारे पास थे कितने कितने 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट ऑफ टीक वुड एंड प्लाईवुड एंड रोजवुड, जो कि उसके पास मैक्सिमम थे। 90 था उसका टीक वुड का कांस्टेंट, इतना ही टीक वुड था उसके पास, और उसके बाद था प्लाईवुड कांस्टेंट, और उसके बाद था रोजवुड कांस्टेंट। 90 यूनिट फीट थे टीक वुड के, 80 यूनिट थे प्लाईवुड के, और 50 यूनिट्स थे रोजवुड के। तो ये उसके कांस्टेंट्स थे, यानी कि इससे ज्यादा उसके पास है नहीं। तो जो भी प्रोडक्ट लगेगा उसके लिए जितने भी टीक वुड प्लाईवुड रोजवुड लगेगा उससे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारे कांस्टेंट्स हो गए। उसके बाद है कि if product A is sold for 48 and product B is sold for 40 per unit, तो रेवेन्यू है उनका। How many units of product A and product B should be produced and sold by the carpenter in order to obtain the maximum revenue? Formulate the above as a linear programming equation। तो ये हमारे कांस्टेंट खत्म हो गए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हर क्वेश्चन में लगाने हैं। कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि x शुड बी ग्रेटर देन से 1, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। अदरवाइज आपने हर एक क्वेश्चन में ये लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि x और y इसके अंदर है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y, ऑब्वियसली वो नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव में नहीं हो सकते नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करने के पहले मैं इसका एक बारी ग्राफ बता देती हूँ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सारी इक्वेशंस ये इन इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो सकता है। इनमें से खाली इक्वेशन पार्ट्स हम लेते हैं। तो 2x पहली कांस्टेंट है, 2x प्लस वाई खाली इक्वेशन पार्ट लेते हैं इज इक्वल टू 90। ये हमें लेना पड़ेगा ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसके बेसिस पे हम अपने ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशंस के बेसिस पे। तो x अगर 0 होगा, लास्ट वीडियो में भी बताया था, x अगर 0 होगा इधर तो y कितना होगा 90। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y अगर 0 होगा तो x होगा 90 अपॉन 245। इधर x अगर 0 होगा तो y होगा 40, और y अगर 0 होगा तो x होगा 80। x इधर 0 होगा तो y 50, y 0 तो x 50। तो इन इक्वेशंस के बेसिस पे इन दोनों को अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो देख लिया करो कि x की मैक्सिमम वैल्यू इधर क्या है 45, 80, 50। तो 80 मैक्सिमम वैल्यू x की है और y की मैक्सिमम वैल्यू इधर है 90। तो हम वैसे ही उस हिसाब से ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो x का स्केल जो है वो हमें मिनिमम 80 तक होना चाहिए। y का भी, y का 90 है मिनिमम, तो हम 100 तक ले लेते हैं इसको। 20 का स्केल ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सिमिलरली x एक्सिस पे 20, 40, 60, 80 एंड 100। गैप सेम होना चाहिए दो स्केल्स के बीच का। तो अगर x फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं, x 0 है तो y है 90, तो यहाँ पे होगा 90।
x 0 है तो y 90 और y 0 है तो x 45, तो इधर कहीं पे होगा x 45। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं। सॉलिड लाइन होगी क्योंकि हमें पता है कि इक्वल टू का साइन है इस इन इक्वेशन में, तो सॉलिड लाइन शो करते हैं कि इक्वल टू का साइन होता है। अब सेकेंड काम है इसका कि यहाँ पे लिख दो कि ये कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सेकेंड है अगर x 0 है तो y 40 है, तो यहाँ पे लेंगे। y 0 है तो x 80 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे। हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ध्यान से करना पड़ेगा, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें कोई गलती की पॉसिबिलिटी नहीं रह सकती। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। इक्वल टू 80 इसलिए लिखा क्योंकि ये खाली मैंने लाइन को रिप्रेजेंट किया है, अभी शेडिंग नहीं की है। शेडिंग डिपेंड करती है कि साइन कौन सा है, लेस देन है कि मोर देन है। नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अगर x 0 है तो y कितना है 50, अगर x 50 है तो y है 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे। तो ये पॉइंट्स को मिलाएंगे। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है भी एक्चुअल में। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए कि शेडिंग कहाँ करनी है। अभी ग्राफ बना लिया हमने, तो इक्वेशंस क्या थी ओरिजिनली? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर हम x और 0 y को 0 0 पुट करें, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? ओरिजिन पे x और y कितने होते हैं? 0 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 और 0 पुट करें तो does this satisfy this inequation? So this is true. तो दैट मीन्स ये जो 0 0 वाला पार्ट है मतलब ओरिजिन का पार्ट है, इस इक्वेशन के 2x प्लस वाई 90 लेस देन 90 वाले को सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन वाले पार्ट की तरफ हम शेडिंग करेंगे। ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने कॉमन रीजन की बाद में शेडिंग करनी है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। सिमिलरली यहाँ पे 0 प्लस 0 पुट करने से ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज ट्रू। तो ओरिजिन वाली साइड की तरफ ये है हमारी लाइन, ओरिजिन वाली साइड की तरफ शेडिंग करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 50। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, दिस इज ट्रू। तो ओरिजिन वाली साइड पे ही यहाँ पे शेडिंग करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ये कॉमन रीजन आ रहा है जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इधर याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी शेडिंग होगी, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्या कहते हैं कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या होता है? जो तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो तीनों में आएगा। तो ये हमारा कॉमन रीजन है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, उससे पिछले वीडियो में भी किया था, फिर भी अगेन करते हैं कि ये है O, ये है A, ये है B और ये है C। अब इन सारे पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है x और y, जिसके बेस पे z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट तो है O जो कि 0 0 है, ऑब्वियसली ओरिजिन पे है, और A है 0 और 40। ये भी दिख रहा है कि 0 x था और y था 40, ये वाला पॉइंट। उसके बाद B, हमें B को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, अगर B ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा तो ये B पॉइंट कहाँ है? जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन है कौन कौन से? ये इक्वेशन है, एक तो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। जब भी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आपने इक्वेशन पार्ट लेना है खाली, क्योंकि किस पार्ट पे वो दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो तभी पता चलेगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 और सेकेंड इक्वेशन ये जो है ये वाली
ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो इसके बेसिस पे अगर हम एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर ले तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 और y को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जिसमें भी पुट करके x की वैल्यू निकल आएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो दैट मीन्स कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 20 एंड 30। अब रहा c पार्ट, तो c के कोऑर्डिनेट्स दिख ही रहे हैं कि c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एक्सिस पे 45 है और y का 0 वैल्यू है, तो ये पार्ट्स आ गए। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, हम इसके अंदर z की वैल्यू को z की वैल्यू निकाल लेते हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स के बेसिस पे। तो z का फंक्शन क्या था हमारा, शुरू में हमने किया था कि z का फंक्शन क्या था, z की वैल्यू थी 48x प्लस 40y। तो 48x प्लस 40y पुट कर लेते हैं, 48x प्लस 40y ये सब वैल्यू पुट करेंगे अभी। तो फर्स्ट ओ पॉइंट पे 0 0 है, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगी। ए पॉइंट पे 0 एंड 40, तो ये आ जाएगा 1600। बी पे 20 एंड 30, तो ये आ जाएगा 16 नहीं 2160। और सी पॉइंट पे 48 इंटू 45, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक और पॉइंट बन रहा है जो कि हमने मिस कर दिया। इधर एक और पॉइंट बन रहा है एक्चुअल में, क्योंकि लाइन टेढ़ी हो गई थी ना, तो यहाँ पे पॉइंट दिखा नहीं। एक लाइन ऐसी थी, क्या एक लाइन ऐसी थी, उसके बाद दूसरी लाइन ऐसी थी और तीसरी लाइन थी 1 2 3, तीसरी लाइन थी ऐसे। तो हमारे पास ओ ए बी सी डी, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। अगर आप इन इक्वेशन को ठीक से ग्राफ पेपर पे करेंगे तो 5 पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स नहीं आते हैं। तो एक और सी पॉइंट बनता है, ये डी पॉइंट को मैं 45 और 0 बना लेती हूँ। ये जो सी पॉइंट है, एक्चुअल में सी पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दो इक्वेशंस हैं सी पॉइंट के ऊपर। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वाली और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 वाली जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें तो उसके बेसिस पे y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 40 एंड 10, एक और पॉइंट आता है c पॉइंट 40 और 10 का। तो यहाँ पे हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 10 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2320 की। डी पॉइंट के ऊपर 45 और 0 है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 48 इंटू 45, आई डोंट नो, 2320 से तो कम ही आएगी। 2160 आ रही है। तो 2320 मैक्सिमम वैल्यू है z की, जो कि है कोऑर्डिनेट्स 40 और 10 के ऊपर। तो दैट मीन्स क्योंकि ये फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड है, मैंने पहले भी बताया था, बाउंडेड रीजन में हमें रीचेक करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा अपना आंसर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 2320 एट x when x is equal to 20 and y is equal to 30, ये वाले पॉइंट्स। तो दैट मीन्स कि ए प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स और बी प्रोडक्ट के 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो कोशिश करेंगे कि आगे से स्केल थोड़ा इक्वल लें, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकती है।
ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे भी आप स्केल यूज करके करोगे तो उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी मैं पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है अनबाउंडेड रीजन का, तो वो हम करेंगे। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two foods F1 and F2 are available costing 5 per unit and 6 per unit respectively. 1 unit of food 1 F1 contains 4 units of vitamin A and 3 units of minerals, whereas 1 unit of food F2 contains 3 units of vitamin A and 6 units of minerals. So formulate this as a linear programming problem. Find the minimum cost of diet. तो हमें करना क्या है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। That consists of mixture of these two foods and also meets minimum nutritional requirements. तो मिनिमाइज करना है हमें कॉस्ट को, ये पता चल गया। अब हम इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि एक्स वाई किसको लेना है। अगर आप ऊपर वाली लाइन देखो कि टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल कॉस्टिंग 5 पर यूनिट एंड 6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, तो फूड 1 की एक यूनिट की कॉस्ट है 5 और F2 की कॉस्ट है 6 पर यूनिट। तो पर यूनिट है तो हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ units of food 1 F1 be X and number of units of F2 be Y। तो कॉस्ट फंक्शन बनाना है क्योंकि हमें, तो एक यूनिट F1 की 5 रुपए है कॉस्ट, तो X यूनिट्स की 5X प्लस फूड 2 F2 की एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपीज और Y नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो 6Y। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे, तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगे अब देखते हैं। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल कॉस्टिंग 5 यूनिट्स एंड 6 units per unit respectively। उसके पहले कि a diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals। तो at least 80 units of vitamin A, यानी कि ये हो गया आपका विटामिन A कांस्टेंट होना चाहिए और मिनरल कम से कम होने चाहिए उस डाइट के अंदर 100 यूनिट्स। अब 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन A। तो फूड F1 जो है उसमें एक यूनिट के अंदर 4 यूनिट विटामिन A होता है, तो X यूनिट के अंदर कितना होगा 4X एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स कितने हैं उसके अंदर 3 यूनिट्स, एक यूनिट के अंदर 3 तो X यूनिट्स के अंदर 3X। सिमिलरली food 2 1 unit, whereas 1 unit of food F2 contains 3 units of vitamin A and 6 units of minerals। तो एक यूनिट में 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन A है तो Y यूनिट में कितने होंगे 3Y। एक यूनिट फूड 2 F2 में है 6 यूनिट ऑफ मिनरल्स, तो Y नंबर ऑफ यूनिट्स है तो 6Y इतने होने चाहिए। और ये एटलीस्ट 80 होना चाहिए विटामिन ए, तो दैट मीन्स कि मोर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। और एटलीस्ट मिनरल्स होने चाहिए 100 यूनिट्स, तो इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 100। तो ये हो गए कॉन्स्टेंट। और दो होते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इनको बनाएंगे ग्राफ, कोशिश करेंगे कि स्केल अच्छे से लें साफ सुथरा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए लास्ट टाइम की वजह जैसे। तो 4x प्लस 3y इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले 80, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80 100 सॉरी, खाली इक्वेशन पार्ट ले रहे हैं इन इक्वेशन में से अभी ताकि टेबल बना सकें। तो टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, जस्ट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं कि स्केल कितना लेना है वो देखने के लिए, x और y, x एंड y। तो अगर हम x लेते हैं 0 तो y इधर आता है
थोड़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है 80/3। अगर y लेते हैं 0 तो x आता है 20। इधर अगर x 0 लेते हैं इस इक्वेशन में तो y आता है 50/3, 100/6 यानी कि 50/3। अगर y लेते हैं 0 तो x आता है 100/3। बाकी तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम साथ के साथ ग्राफ के अंदर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सीधा बनाने की इसको मैं कोशिश करती हूँ ताकि पिछले बार के जैसा। ओके, तो x की मैक्सिमम वैल्यू है 20 है और 100/3, 100/3 यानी कि 33.33। तो एटलीस्ट 40 तक का ग्राफ होना चाहिए, तो हम इसको लेते हैं 40 तक। तो अभी छोटे छोटे स्केल नहीं लेंगे, 10, 20, 30 एंड 40। और ये है 0 0। और y स्केल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है 80/3 यानी कि 26.67 समथिंग। तो हम ग्राफ लेंगे 10, 20, 30 का ही ताकि इजी रहे। 10, 20 एंड 30। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x + 3y 80। x 0 है तो y है 80/3। 80/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 26.67, तो यहाँ पे आ जाएगा। y 0 तो x है 20, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को मिलाना ही मेन प्रॉब्लम है मेरे लिए इधर। चलो, ये हो गई इक्वेशन। 4x + 3y = 80 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपने जरूर लिखना है। और 3x + 6y = 80। x है अगर 0 तो y है 50/3 मतलब 16.67 के करीब करीब, तो यहाँ पे होगा कुछ। और y अगर 0 है तो x है 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग, तो इधर हो जाएगा। इधर इन दोनों को मिलाते हैं, अभी ज्वाइन करते हैं। चलो इसको मान लो कि 33 है, तो ये हो गया। अभी इक्वेशन, अभी शेडिंग करनी है, तो शेडिंग कैसे करेंगे? 4x + 3y, अभी इन इक्वेशन को ले लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। और दूसरी वाली है 3x + 6y > 100। अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 कांट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये फॉल्स होगा। तो दैट मीन्स ओरिजिन एरिया जो है 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी थी? 3x + 6y = 100। तो 4x + 3y ओरिजिन एरिया इसके सॉल्यूशन में नहीं आता, तो दैट मीन्स ये वाला एरिया आएगा। तो इसको हम करेंगे शेड। सिमिलरली 3x + 6y, अगर हम यहाँ पे 0 और 0 लें तो 0 can't be greater than equal to 0, so this is also false। तो ओरिजिन एरिया इसके भी इक्वेशन में सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो दैट मीन्स कौन सा एरिया होगा? ये वाला ही। तो कॉमन रीजन कौन सा है? हमें खाली कॉमन रीजन देखना होता है, तो कॉमन रीजन होगा ये वाला जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आए। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। अब x > 0 ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है? कॉमन रीजन। तो हम खाली ये रीजन लेते हैं
सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर। लेकिन कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, तो हम ये कॉमन रीजन ही लेंगे। तो ये हमारा कॉमन रीजन है जो कि दिख रहा है कि अभी क्या हो गया, वो अनबाउंडेड है। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा। अनबाउंडेड रीजन है, पहले तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये है 1 एंड 2 ये वाला पॉइंट, और 3 थैंकफुली अभी ठीक है। ये 3 पॉइंट ए बी सी हम इनका नाम रखते हैं, ए बी एंड सी। तो अभी हम इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो कि अभी तक हम बहुत बारी कर चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो अभी तक हम कर चुके हैं। तो मैं सीधा लिख रही हूँ कि ए बी सी पॉइंट्स कौन से हैं। ए का पॉइंट है 0 और 26.67 या फिर 80/3 लिख रही हूँ मैं। बी पॉइंट है जहाँ पे इक्वेशन 4x + 3y = 80 और 3x + 6y = 100 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 12 एंड 32/3। सी पॉइंट तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि वो कौन सा शो कर रहा है, ये है हमारा 100/3 एंड 0। तो z की वैल्यू थी, जो हमारा फंक्शन है, z की वैल्यू थी 5x + 6y। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5x, तो 0 एंड 6 इंटू 80/3। तो z की वैल्यू आ जाएगी 160। इधर 12 एंड 32/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 124। यहाँ पे 100/3 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 500/3 या फिर 167। तो मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ऑब्वियसली ये पॉइंट मिनिमम है जो कि है हमारे इस पॉइंट्स पे। बट इतना इजी नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है। वैसे तो हम लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है z की वो है 124, जो कि एट पॉइंट है 12 और 32/3। लेकिन क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो हमारा एक और स्टेप बढ़ जाता है। वो स्टेप क्या है, स्टेप के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी z क्या है, 5x + 6y। अब क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो उसको इस फंक्शन को लेस देन पुट कर देते हैं। ये जो मिनिमम कॉस्ट निकाली हमने 124, तो 5x + 6y लेस देन 124। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दैट मीन्स सॉलिड लाइन नहीं लगेगी, डॉटेड लाइन लगेगी। हमें पता है कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। x और y की वैसे ही बिल्कुल वैल्यूज ले लो कि 5x + 6y। अगर x 0 लेते हो तो 6y इक्वल टू का एक बार साइन लगा के x की वैल्यू निकाल लिया करो। तो 124, y विल बी 124/6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 62/3। अगर x 0 है तो y 62/3, और अगर y 0 है 5x + 6, y 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 124/5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 24/0.8। तो हम इन दोनों वैल्यूज को अपने ग्राफ में डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं, तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कहाँ पे, 0 के सामने 62/3 यानी 20.7 समथिंग आ रहा है इधर थोड़ा। और इसी तरह से y अगर 0 है तो 24/24.8, y 0 है तो 24.8, तो कम थोड़ा सा इधर इसके आसपास यहाँ पे। तो डॉटेड लाइन से इसको हम बढ़ाएंगे। अगर तो हमारी ये यहाँ तक आएगी, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 5x + 6y लेस देन 124। ये डॉटेड लाइन अगर तो हमारे इस रीजन के अंदर आती तो एक और स्टेप बढ़ जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी, जहाँ पे वो इस सिचुएशन आएगी
इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में ये डॉटेड लाइन कॉमन रीजन के अंदर नहीं आ रही है। जब कॉमन रीजन के अंदर ये डॉटेड लाइन नहीं आएगी, मतलब उससे शेयर नहीं करेगी, तो दैट मीन्स कि जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है 124, वही हमारा आंसर है। और 12 एंड 32/3, दैट मीन्स कि F1 फूड 1 के 12 यूनिट्स और फूड 2 के 32/3 यूनिट्स को हमें कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन थी कॉमन रीजन के साथ कोइंसाइड नहीं करती है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे ये कोइंसाइड करेगी, उसके अंदर आएगी, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 22 है, आई डोंट रिमेम्बर। तो हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो, वैसे मैं बता देती हूँ बाई चांस नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, अगर ये डॉटेड लाइन ऐसी होती ना कि इसके अंदर आ जाती, तो क्या होता? तो उस सिचुएशन में क्या होता कि हमारा मिनिमम वैल्यू जो 124 निकाली थी वो नहीं होती। फिर हम क्या करते, इस रीजन के अंदर कोई भी एक पॉइंट उठा के, कोई भी एक पॉइंट लेते और वहां पे देखते कि उस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते, उसके बेसिस पे जेड की वैल्यू निकालते। तो मिनिमम वैल्यू उस केस में होती नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक कि है नहीं ऐसा क्वेश्चन। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअल में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप देख पाओ तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर है कि वो डॉटेड लाइन कॉमन रीजन के अंदर आ रही है। तो इसीलिए जो 6, अगर आप देख पाओ 6 लार्जेस्ट वैल्यू है उसके अंदर, वो मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉमन पॉइंट्स फिजिबल रीजन में ही कोई पॉइंट लेके देखो, तो उस पॉइंट के ऊपर 6 से भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं कॉमन रीजन के अंदर, वो सारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स two types of food in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A, 10 units of vitamin C, and food 1 contains 2 units of vitamin A and 1 unit of per kg of vitamin C. Food 2 contains this much. It costs 50 rupees per kg to purchase food 1 and 70 per kg to purchase food 2. तो डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट। तो हमने करना है मिनिमाइज कॉस्ट को। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फूड 1 का प्राइस है 70, कॉस्ट है 70 पर केजी, और फूड 2 की है 50 पर केजी, और फूड 2 की है 70 पर केजी। तो दैट मीन्स कि हमें किसको डिसीजन वेरिएबल बनाना है। ऑब्वियस सा है कि लेट क्वांटिटी लिखेंगे, लेट क्वांटिटी इन केजी of food 1 is suppose x and let quantity in kg of food 2 is y। तो एक यूनिट में 50 रुपीज लगते, तो x यूनिट में 50x लगेंगे। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन होगा ये 50x प्लस 70y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा विच इज सब्जेक्ट टू सम
कॉन्स्टेंट्स। तो वो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे अभी देखते हैं। कि वो कह रहे हैं कि mix two types of foods in such a way that the vitamin contents of mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 10 units of vitamin C। तो कम से कम 8 और कम से कम 10 होने चाहिए विटामिन ए कांस्टेंट और विटामिन सी कांस्टेंट होने चाहिए। तो फूड वन के अंदर है 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए है फूड वन में 2 पर केजी, तो हमारे पास x केजी है फूड वन के, तो 2x एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी है 1 यूनिट यानी 1x, तो मतलब x लिख लो। इसी तरह से फूड टू में 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो 1y यानी y और 2 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन सी, तो 2y, तो 2y। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अच्छा एटलीस्ट होने चाहिए, सॉरी एटलीस्ट होने चाहिए विटामिन ए और विटामिन सी। तो एटलीस्ट मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल टू भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। इसके अलावा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मोर देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू है, तो अनबाउंडेड रीजन ही आएगा डेफिनेटली। तो सेम मेथड से आप कर सकते हो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो 22nd क्वेश्चन करते हैं। रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that vitamin contents of mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 11 units of vitamin B। सेम ही लग रहा है। फूड P costs 60 per kg and food Q costs 80 rupees per kg। तो आई थिंक ये मिनिमम कॉस्ट का होगा। तो फूड P contains 3 units and vitamin B and at less। तो हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो फूड ए की कॉस्ट है पर केजी के हिसाब से 60 रुपीज और इसकी है फूड टू की है, फूड क्यू की है, फूड पी और फूड क्यू की है 60 और 80। तो हम वही एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ या लेट क्वांटिटी ऑफ फूड पी इन केजी x and let quantity of food q in kg y। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज कॉस्ट। तो 1 kg की कॉस्ट है 60, तो x kg की 60x, 1 kg की है 80 और y q फूड की 1 kg की है 80 रुपीज पर यूनिट पर kg और q की y यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा तो 80y। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे कि उसके P एंड Q को ऐसे मिक्स करना है कि एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B। एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन C। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, इतने होने ही चाहिए। और फूड P में कॉस्ट है 60 पर केजी एंड फूड क्यू की कॉस्ट है 80 पर केजी। फूड P में कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए उसके अंदर है 3 यूनिट पर केजी, तो उसके कितने केजी है x, तो 3x और 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। ओके बी है, सी नहीं है विटामिन। 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है, तो 5x। इसी तरह से फूड क्यू के अंदर है contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B। तो 4 units एक में है तो 4y, 2 units एक kg में है तो 2y, y units के अंदर। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। तो x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन निकाल लेंगे।
ग्राफ बना लेंगे इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर 23, a farmer has a supply of chemical fertilizer of type A which contains 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and type B जिसके अंदर कुछ नाइट्रोजन और phosphoric acid है। After soil test, it is found that at least 7 kg of nitrogen और same quantity of phosphoric acid यानी 7 kg ही phosphoric acid is required for a good crop. इतना होना चाहिए नाइट्रोजन और phosphoric acid। तो fertilizer of type A costs ₹5 per kg and type B costs 8 rupees per kg. Using linear programming, find how many kgs of each type of fertilizer should be bought to meet the requirement and for the cost to be minimum. Minimum cost करना है, तो that means 1 kg जो फर्टिलाइजर है टाइप ए का उसकी कॉस्ट है 5 रुपए। अगर हम इसको x एज्यूम कर लेंगे तो 5x। फर्टिलाइजर जो सेकेंड टाइप का है टाइप बी उसकी 8 रुपीज पर केजी है, तो अगर हम इसको y केजी एज्यूम कर लें तो लेट, यहीं से हमारे पास डिसीजन वेरिएबल आ जाएगा। हमने किसको एज्यूम करना है कि लेट क्वांटिटी इन केजी ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए इज x एंड लेट टाइप बी इज y। तो कॉस्ट फंक्शन यानी 5 एक यूनिट तो x यूनिट्स का 5x, एक यूनिट टाइप बी का है 8 रुपीज तो y यूनिट्स के लिए 8y। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, तो फार्मर हैज अ सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए। टाइप ए का जो एक यूनिट है उसके अंदर 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है। 10% यानी कि 10/100 है एक केजी में, तो x केजी में कितना होगा 10/100 ऑफ x क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कांस्टेंट। और उसके अंदर 6% फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड कांस्टेंट कितना है 6%, तो 6/100 x। इसी तरह फूड फर्टिलाइजर डी टाइप बी में 5% नाइट्रोजन है, तो 5/100 ऑफ y और 10% फॉस्फोरिक एसिड है, तो 10/100 ऑफ y। कितना होना चाहिए शुरू में दिया था कि आफ्टर सॉइल टेस्ट इट इज फाउंड दैट एटलीस्ट 7 kg यानी मोर देन इक्वल टू 7 और सेम क्वांटिटी ऑफ phosphoric acid should be there in the fertilizer for a good crop। तो ये जो इक्वेशन है थोड़ी सिंप्लीफाइड नहीं लग रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 100 से पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर करें तो आएगा 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700, और ये वाली इक्वेशन को 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। और दूसरे कांस्टेंट क्या होंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे हम ग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डेविड वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड्स ए और बी। ए और बी में ज्यादा से ज्यादा वो 12,000 इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज टू इन्वेस्ट at least 2,000 in bond A and at least 4,000 in bond B, उसको इन्वेस्ट करना है। If the rates of interest on bonds A and B respectively are 8% and 10% per annum, formulate the problem as LPP and solve it graphically for maximum interest। तो करना किसको है हमें, maximum interest। तो हमारा फंक्शन होगा इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड। तो बॉन्ड ए में देखो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, बॉन्ड ए में उसको 8% पर एनम और बॉन्ड बी में 10% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट तो चाहिए रुपीज में, तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसको अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड ए में और बॉन्ड बी में। तो
वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कि वो एक्स अमाउंट करता है इन्वेस्ट बॉन्ड ए में और वाई अमाउंट इन्वेस्ट करता है बॉन्ड बी में, तो हमारे डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई क्या होंगे? लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए is x and let the amount invested in bond B is y। तो हमारा फंक्शन क्या है मैक्सिमम इंटरेस्ट का? x के ऊपर उसको 8% पर एनम और y के ऊपर उसको 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिलता है। अभी z फंक्शन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.008 x प्लस 0.1 ये कट गया 0.1 y, ये हमारा हो जाएगा z का फंक्शन 0.10 y। ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कांस्टेंट्स क्या है? सबसे पहले उसने बोला था कि एट मोस्ट 12,000, 12,000 से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो ये है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। 12,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। x वो कर रहा है बॉन्ड ए में, y वो कर रहा है बॉन्ड बी में, तो x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12,000। 12,000 से ज्यादा की वो नहीं कर सकता इन्वेस्ट, और एटलीस्ट उसको बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहिए 2,000, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2,000, और y में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम 4,000, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। अब हम यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं भी चले तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि 2,000 और 4,000 से कम तो वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो इसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल कंपनी हैज टू डिपोज A and B। तो डिपो A and डिपो B with capacities of 7,000 liters and B की कैपेसिटी है 4,000 liters। okay. Company is to supply oil to 3 petrol pumps। तो कंपनी को 3 पेट्रोल पंप्स D, E और F को सप्लाई करना है ऑयल। तो whose requirements are 4,500 liters and 3,000 liters and 3,500 liters रिस्पेक्टिवली, यानी D की रिक्वायरमेंट है इतनी, E की और F की। तो टोटल रिक्वायरमेंट है 11,000, डिमांड है 11,000 की। अब हम यहाँ पे देखें तो 7,000 A की कैपेसिटी है, B की है 4,000, तो 7 + 4 11,000। तो सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई मिसमैच नहीं है, डिमांड सप्लाई एक दूसरे के एकदम इक्वल है। तो आगे है कि distance in kilometers between the depots and the petrol pumps is given in the following table। टेबल के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है। assuming that the transportation cost per kilometer is ₹1 per liter, तो ये इजी हो जाएगा, 1 per liter है, आराम से निकलेगा। how should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम रखना है, यानी जो z होगा वो हमारा कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो कितने लीटर, क्योंकि कॉस्ट है पर लीटर और पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर और 1 लीटर के ऊपर 1 रुपी है, तो इजीली निकल आएगी। तो इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ए और बी, डी ई एफ को कितना कितना लीटर ऑयल सप्लाई करते हैं और कॉस्ट क्या क्या है। ए से डी की कॉस्ट है 7, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं एक बारी। ए से डी की कॉस्ट है 7 रुपीज और ए से ई की कॉस्ट है 6 रुपीज और ए से एफ की कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं डिस्टेंस है, ओके डिस्टेंस है तो 3, वही कॉस्ट भी बन जाएगा क्योंकि 1 पर लीटर पर किलोमीटर है, तो 3 डिस्टेंस है ये 7, 6 एंड 3।
और इसी तरह से B से 342 3 4 डिस्टेंस एंड 2 डिस्टेंस है, इतने का डिस्टेंस है। अभी देखते हैं कि कौन कितना ऑयल सप्लाई करता है। तो देखो जरा, पहले हम ए को लेते हैं कि ए कितना, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट ए सप्लाइज x लीटर टू डी, डी कैपिटल, y टू ई एंड z नहीं करते। देखो A की कैपेसिटी है 7000, तो X कर दिया D को, Y कर दिया E को, तो बाकी कितना बचा, 7000 कैपेसिटी है, उसमें से X उसको किया, Y उसको किया, बचा हुआ किसको करेगा, वो F को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो X, यहाँ पे लिख दो Y, और यहाँ पे 7000 माइनस X माइनस Y। अब यहाँ पे B कितना ऑयल सप्लाई करेगा, B का कैपेसिटी है 4000 पहले तो, लेकिन D की रिक्वायरमेंट है 4500, उसको 4500 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अब 4500 में से X उसको मिल गया A से, तो बाकी का बचा हुआ 4500 माइनस X B इसको सप्लाई कर देगा। सिमिलरली E की रिक्वायरमेंट है 3000, तो 3000 में से Y तो उसको मिल रहा है A से, तो बाकी का बचा हुआ यानी 3000 माइनस Y, 3000 माइनस Y उसको मिलेगा B से। अब C से कितना मिलेगा, देखो F को कितना मिलेगा ऑयल B से, F की रिक्वायरमेंट कितनी है 3500 है, जिसमें से उसको इतना A से मिल रहा है, यानी कि 7000 माइनस X माइनस Y मिल रहा है फ्रॉम A से, तो बाकी का बचा हुआ B से मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि 3500 माइनस 7000 प्लस X प्लस Y फ्रॉम किससे मिल जाएगा इसको, फिर B से, तो कितना होगा ये, माइनस 3500 प्लस X प्लस Y मिलेगा B से। तो लिख देते हैं यहाँ पे X प्लस Y माइनस 3500 मिलेगा B से। उसकी कॉस्ट है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, जितनी जितनी जिसकी कॉस्ट है, और Y को करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, और X को करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितने लीटर है उतना डिस्टेंस है। इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई डिस्टेंस से, हम डिस्टेंस से कितने लीटर पेट्रोल है उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी, तो वो हमारा Z बन जाएगा। तो हमारा Z क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, Z होगा 7x प्लस 6y प्लस 3 इंटू 7000 माइनस x माइनस y, यहाँ से लिए मैंने। उसके बाद B D को कर रहा है 4500 माइनस x, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस E को वो कर रहा है 3000 माइनस y लीटर सप्लाई, उसको करेंगे मल्टीप्लाई 4 से उसके डिस्टेंस से, और F को वो कर रहा है x प्लस वाई माइनस 3500 लीटर पेट्रोल सप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस जो कि है 2 किलोमीटर से। तो यहाँ पे हमारे पास जो z की वैल्यू है वो मैं जल्दी से लिखी हूँ। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3x प्लस वाई प्लस 39500, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अभी हमें कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। कॉन्स्टेंट कितने होंगे, कॉन्स्टेंट क्या होंगे कि, फिर से देखते हैं, A जो था D E और F को, D को कर रहा था X लीटर, E को Y लीटर,
और F को वो कर रहा था 7000 माइनस x माइनस वाई लीटर ऑयल सप्लाई। B जो है वो DEF को कितना लीटर कर रहा था, हमने अभी निकाला था 4500 माइनस XD को कर रहा था, और 3500 कितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, सर 3000, सो 3000 माइनस वाई वो कर रहा था E को सप्लाई, और x माइनस वाई x प्लस वाई माइनस 3500 वो सप्लाई कर रहा था D को। हमने क्या करना है, सिंपली हमें इन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब करेंगे तो इसके बेसिस पे आएगी हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इधर चला जाएगा, और मतलब दोनों साइड से इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड पे प्लस x प्लस वाई अगर कर दो तो क्या आ जाएगा, इधर खाली 7000 रह जाएगा और उधर x प्लस आई आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू 7000। सिमिलरली 4500 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स कि x विल बी लेस देन इक्वल टू 4500। 4500 and next is 3000 minus y should be greater than equal to 0, which implies कि y should be less than equal to 3000। इन इक्वेशन को हम सॉल्व करें, x plus y minus 3500 should be greater than equal to 0, तो that means कि x plus y should be greater than equal to 3500। तो इन्हीं के बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ के बेसिस पे आप कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के उसके बाद मिनिमम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं।